चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिजिड पेमेंट का सेकंड पार्ट, और इसमें हम देखेंगे स्ट्रेसेस के बारे में। स्ट्रेसेस, अगर बात की जाए स्ट्रेसेस की, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम दो टाइप की स्ट्रेस पढ़ने वाले हैं। एक होगा ड्यू टू फील्ड लोड, एक होगा दोस्तों ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। मतलब जो स्ट्रेस आएंगी वे किन कारणों से आ सकती हैं? ड्यू टू व्हील लोड, देखो व्हील चलेगा उसके कारण स्ट्रेस आएंगी। ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तब भी स्ट्रेस आएंगी। और इसमें हम दो स्ट्रेस पढ़ने वाले हैं। एक होगा हमारा वार्पिंग स्ट्रेस, ये हम कब देखेंगे? व्हेन, या फिर ऐसे लिखेंगे डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर। मतलब अगर डेली वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर में तो उनके कारण जो भी स्ट्रेस आएंगी वे आएंगे आपकी वार्पिंग स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों फ्रिक्शनल स्ट्रेस। और फ्रिक्शनल स्ट्रेस कब आती है? सीजनल वेरिएशन में, वेरिएशन इन टेम्परेचर, ठीक है, इसको बोलते हैं सीजनल वेरिएशन। जैसे कि गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और सर्दियों में कम टेम्परेचर रहता है, तो उस केस में जो आपकी स्ट्रेस जनरेट होंगी उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल स्ट्रेस। और अगर डेली की बात की जाए, मतलब डे टाइम में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और नाइट में कम होता है, तो देखो यहाँ पे भी वेरिएशन आ रहा है, डे में ज़्यादा और नाइट में कम। तो इसी वेरिएशन के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसको बोलेंगे वार्पिंग स्ट्रेस। और फ्रिक्शनल स्ट्रेस कब आएगी? सीजनल। मतलब बात की जाए समर में, तो समर में ज़्यादा होगा और विंटर में कम होगा। तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर का एक ग्रेडियंट बन रहा है जिसके कारण स्ट्रेस डेवलप होने वाली। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे व्हील लोड स्ट्रेस, मतलब व्हील लोड के कारण आने वाली स्ट्रेस। तो हेडिंग डालते हैं स्ट्रेस ड्यू टू व्हील लोड। व्हील लोड के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसको हम देखने वाले हैं। देखो स्ट्रेस, जब मैंने इस चैप्टर को शुरू किया था तब मैंने बताया आपको कि हम स्ट्रेस का एनालाइज करेंगे और डिजाइन करेंगे जॉइंट का। तो यहां पर हम दोस्तों स्ट्रेस का एनालाइज करने वाले हैं, ना कि उसका डिजाइन। मतलब स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा और उसका नेचर क्या रहेगा, ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं। अब देखो मैं यहां पर एक रिजिड पेमेंट बना के दिखा रहा हूं, उसमें हम देखेंगे ये हमारा रिजिड पेमेंट है, स्लैब, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि इसमें जॉइंट्स होते हैं, इसमें जॉइंट्स होते हैं, देखा होगा इस टाइप से। अभी इनकी बात नहीं कर रहे हैं कौन सा जॉइंट है। तो अगर बात की जाए इसको क्या बोलेंगे? इस डायरेक्शन को बोलेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन, और इसको बोलेंगे, इस डायरेक्शन को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, क्योंकि ये अलोंग द लेंथ है। रोड कैसे जा रहा है? रोड जा रहा है ऐसे, और ये है इसकी विड्थ, ये क्या है? इसकी लंबाई, और ये है इसकी विड्थ। तो अलोंग द रोड अगर बात करते हैं या फिर अलोंग द लेंथ बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल।
और अगर उसकी ट्रांसफर डायरेक्शन में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर डायरेक्शन। तो देखो भाई, स्ट्रेस इज ए फंक्शन ऑफ जियोमेट्री। स्ट्रेस एक फंक्शन होता है जियोमेट्री का। जैसे बात की जाए स्ट्रेस P अपॉन ए, जनरल टर्म में बात कर रहा हूं, जनरल वे में बात कर रहा हूं। ए क्या है? जियोमेट्री है, क्योंकि ये क्या होती है? B इंटू एल होती है। तो यहां पर ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? स्ट्रेस। तो भाई लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एल ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस ज्यादा आने वाली है। तो यहां पे लिखेंगे स्ट्रेस इन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन longitudinal direction is more than transverse direction। भाई एक बात बताइए, अगर सपोज अगर इस डायरेक्शन में ज्यादा स्ट्रेस है जो कि हमने देखा अभी, और इस डायरेक्शन में कम स्ट्रेस है, तो आप किसको डिजाइन करेंगे? इस डायरेक्शन को डिजाइन करेंगे या फिर इस डायरेक्शन को डिजाइन करेंगे? तो भैया मैं अगर ज्यादा के लिए डिजाइन कर देता हूं तो कम तो अपने आप ही सेफ हो जाएगा। देखो ये मेरा हुक है, ठीक है। इस हुक पे मैंने इसको डिजाइन किया है 40 किलो न्यूटन लोड को लेने के लिए। अगर आप इस पर 40 से ज्यादा लगाते हैं तो टूट जाएगा, बट 40 से जितना भी कम लगाएंगे ये टूटेगा नहीं। तो भाई हम ज्यादा के लिए डिजाइन करते हैं, इसका मतलब क्या है? जो हम देखने वाले हैं स्ट्रेस, वो सभी स्ट्रेस होने वाली है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लिखेंगे यहां पर ये कौन सी स्ट्रेस होने वाली है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड पता करेंगे और नेचर पता करेंगे। दोस्तों देखो, ये सभी जो बीच में आप ये पार्ट देख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पैनल, ठीक है। इसका ये विड्थ होगा और ये लंबाई होगी। तो ये पूरा पेमेंट डिफरेंट या वेरियस पैनल से बना होता है। तो हम एक पैनल की स्टडी करेंगे और सभी पर उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस पैनल को बाहर निकालूं तो कैसा दिखेगा? वीडियो बबल तो नहीं कर रही? स्टेबल है? चलो, अगर इस पैनल को मैं बाहर निकालता हूं तो देखो क्या होगा। ये पैनल है मेरा। अभी आप इसका प्लान देख रहे हैं। प्लान का मतलब क्या है? टॉप व्यू देख रहे हैं। तो कुछ ऐसा होगा। देखो ये पेमेंट है, ये देख रहे हैं ऊपर से। तो ऊपर से क्या दिखेगा? इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखेगी, इसकी मोटाई नहीं दिखेगी, ठीक है। अच्छा भाई, इसकी मोटाई नहीं दिखेगी तो हम बात करते हैं, चलो इसकी मोटाई भी दिखाते हैं। 3D में बनाते हैं इसको, थोड़ा सा टिल्ट करके बना लेते हैं। बिल्कुल बन गया है हमारा स्लैब, ठीक है। एक पैनल है जिसका ये होगा लंबाई और जिसका ये होगा चौड़ाई और ये होगा इसका थिकनेस h। देखो इसमें ये होंगे कॉर्नर, तो 4 कॉर्नर ऊपर, 4 कॉर्नर नीचे। इस बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इंटीरियर। बीच वाले पार्ट को इंटीरियर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर। ध्यान रखना है, इंटीरियर रीजन। और इनको क्या बोलेंगे? कॉर्नर। इंटीरियर कितने होंगे? एक ऊपर, एक नीचे, एक टॉप में होगा, एक बॉटम में होगा। और कॉर्नर कितने होंगे? 4 टॉप में होंगे और 4 बॉटम में होंगे। इनको क्या बोलेंगे? इस पूरी लाइन को इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे एज।
ये भी आपका एज हो जाएगा। तो 2 एज यहाँ पे ऊपर, 2 नीचे। तो बात की जाए एज की, तो एज कितने होंगे, 4 होंगे। कॉर्नर कितने होंगे, 8 होंगे। और इंटीरियर कितने होंगे, 2। अब देखो इन पर आपने स्ट्रेस निकालनी है। अगर इस पर व्हील आएगा या व्हीकल चलेगा तो उसके कारण देखो व्हीकल ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे ना व्हीकल, ठीक है। तो इसके डिफरेंट पार्ट पर उसकी लोडिंग आएगी। पहले यहां पर आएगी, फिर बीच में भी आएगी, किनारों पे भी आएगी, सभी जगह उसकी लोडिंग आएगी, ठीक है। तो बात करते हैं हम, इससे समझाऊंगा आपको। ये हमारा स्लैब है, तो स्लैब पर बीच में लोडिंग लगी है, तो कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। तो देखो जो इसका इंटीरियर पार्ट है उसमें बेंडिंग आ रही है, प्लस उसके साथ साथ जो इसके एज हैं वे भी बेंड हो रही है। ये एज भी बेंड हो रहा है, ये एज भी बेंड हो रहा है, अलोंग विथ सेंटर, सेंटर के साथ एज भी बेंड हो रही है। तो जो स्ट्रेस आपकी, जो नेचर स्ट्रेस का सेंटर पे होगा वही नेचर एज पे भी होगा। बट क्या आप बोल सकते हैं कि बीच में सेंटर पर अगर लोड लगाएंगे तो उसके साथ कॉर्नर भी बेंड होंगे? नहीं होंगे। तो बात करते हैं इसको मैं साफ कर रहा हूं। तो यहां पर 3 हमको रीजन मिल रहे हैं। एक इंटीरियर रीजन, एक एज और कॉर्नर। तो इन तीनों पर आपको स्ट्रेस निकालनी है। ध्यान दें, स्ट्रेस कौन सी निकालेंगे, स्ट्रेस कौन सी निकालेंगे, स्ट्रेस निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और उसमें भी कौन सी निकालेंगे, नेचर कैसा होना चाहिए उसका, टेंशन, क्योंकि कंक्रीट वीक होती है टेंशन में। तो देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं, मैंने लोड लगाया है बीच पे, यहां पे मैंने लोड लगाया, तो कैसे डिफ्लेक्ट करेगी, ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। तो सेंटर के साथ साथ एज भी डिफ्लेक्ट होंगे, बट कॉर्नर डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये कंप्रेशन हो रहा है और ये टेंशन। तो टेंशन बॉटम में आता है, लोडिंग एट इंटीरियर। तो एज भी आ जाएगा इसमें। तो ये कैसा होता है, कंप्रेशन एट, या फिर ऐसे लिखेंगे, चलो ऐसे लिखते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेस एट इंटीरियर एंड एज। दोनों पर सेम नेचर आएगा, बस स्ट्रेस अलग होगी। नेचर सेम कैसा होगा, देखो टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन, ठीक है। बट अगर बात की जाए कॉर्नर की, तो कॉर्नर पर जब लोडिंग लगेगी, चलो इसमें और कुछ चीजें जान लेते हैं। और कुछ चीजें क्या जाननी है, इसकी क्रिटिकल लोकेशन। क्रिटिकल लोकेशन क्या रहने वाली है, क्रिटिकल लोकेशन, लोकेशन क्वेश्चन पूछता है इस पे भी, ऑफ स्ट्रेस। क्रिटिकल लोकेशन का क्या मतलब है, जिस पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस आती है, दैट पॉइंट विच कैरी मैक्सिमम स्ट्रेस। तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल लोकेशन बोलेंगे। अब एक बात बताओ, जिस पर ज्यादा स्ट्रेस आएगी वही ज्यादा मुड़ेगा, जाहिर सी बात है भाई। तो जब इस पर लोड लगेगा, तो देखो इस साइड से चल रहे हैं, इस साइड से देखना, इस साइड से चल रहे हैं कॉर्नर से, तो कॉर्नर पे तो कोई भी स्ट्रेस नहीं, धीरे 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 स्ट्रेस का मान बढ़ता जा रहा है और सेंटर में आके सबसे ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो सेंटर पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपको देखने को मिलती है, चाहे वो इंटीरियर केस हो या वो एज का केस हो। तो कहां पे होती है, एट सेंटर।
ऑफ स्लैब। सेंटर ऑफ स्लैब पर आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिलती है, तो इसलिए आपका जो क्रिटिकल लोकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटर ऑफ स्लैब। फिर सेकंड बात करते हैं। सेकंड हमारा है कॉर्नर के केस में। देखना कॉर्नर के केस में कैसा होगा। ये हमारा दोस्तों इस टाइप से कॉर्नर है, ये कॉर्नर मैंने इस पे लोड लगाया, तो अब ये एज ए कैंटिलीवर काम करेगा, एज ए कैंटिलीवर। ये कैंटिलीवर भी तो ऐसे ही होता है, कैंटिलीवर भी तो ऐसे ही होता है। इसके एक कोने पे लोडिंग लगी है और जो इसकी बेंडिंग होगी वो कैसे होगी, इसकी बेंडिंग होगी कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे बेंडिंग होगी। तो टॉप फाइबर किस में जा रहे हैं, अंडर टेंशन जा रहे हैं, खिंचाव आ रहा है उनमें, और बॉटम फाइबर अंडर कंप्रेशन। तो बॉटम में कंप्रेशन आ रहा है, टॉप में टेंशन आ रहा है। अगर बात की जाए कि इसमें क्रैक कहां पड़ेगा, तो जैसे आप देखो, ये मेरा पेज है, अब भैया कोई पुराना पेज लेते हैं, नुकसान हो जाएगा, कोई नहीं। ये मेरा पेज है, तो अगर इस पर लोडिंग लगाता हूं तो ये ऐसे दबेगा, और जब ये टूटेगा या ये कटेगा तो ऐसे कटेगा, किसी एक एंगल पे कटेगा, किसी एक एंगल पे कटेगा। तो आपको जो फेलियर दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर कॉर्नर से इस फेलियर की डिस्टेंस पूछी जाए तो ये हो जाता है दोस्तों, लेट मी चेक, मुझे ध्यान नहीं है इसका कितना होता है, ये होता है दोस्तों 2.52 अंडर रूट AL। ये हो जाता है आपका x इक्वल टू 2.52 अंडर रूट AL, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने नेचर की बात की, अब चलते हैं मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है। नेचर तो हमने देख लिया है, अब चलते हैं मैग्नीट्यूड पर। तो देखते हैं मैग्नीट्यूड क्या क्या होने वाला है। मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, कौन सी स्ट्रेस, टेंसाइल, क्योंकि यही हमारा मेन कंसर्न है, इसी से हमको बचाना होता है। तो देखो बात करते हैं सबसे पहला एट इंटीरियर रीजन। भैया इंटीरियर में अलग होगी, एज पर अलग होगी और कॉर्नर पर अलग होगी, ठीक है। तो इंटीरियर रीजन में आपको ध्यान रखना है, आप इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, मैं डिनोट कर रहा हूं सिग्मा से, आप इसको एस से भी डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा। देखो इंटीरियर की बात कर रहे हैं, इसको लिखेंगे सिग्मा टी इंटीरियर। क्यों, क्योंकि जो टॉप में है वो कैसा था, कंप्रेशन, नहीं टॉप नहीं है ये क्या है, टेंसाइल, ठीक है, तभी इसको टॉप समझ ले। टॉप में कैसा था, कंप्रेशन था, और बॉटम में था आपका टेंशन, तो हम टेंशन को ले रहे हैं, तो टी सफिक्स फॉर टेंशन। तो ये होता है दोस्तों 0.316 P अपॉन H स्क्वायर। कॉस्ट बंद करेंगे, कॉस्ट चालू करेंगे, मतलब 4 log 10 L अपॉन A प्लस 1.069, ये होता है हमारा एट इंटीरियर रीजन पर टेंसाइल स्ट्रेस का मान, ठीक है। ये आपका A नहीं है, ये आपका B है। आपको पता होगा L क्या है, L है रेडियस ऑफ बोलना, रेडियस ऑफ, बताओ कौन क्या है L, नहीं पता, बढ़िया। B क्या है, L क्या है, तो L हमने देखा दोस्तों रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। B क्या है, रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग
सेक्शन। ठीक है, यहां पर P क्या है? P है व्हील लोड इन केजी। तो व्हील लोड केजी में लेंगे। H क्या है दोस्तों? थिकनेस ऑफ स्लैब। और ये किस में लेंगे? ये लेंगे सेंटीमीटर में। तो जो हमारे पास ये निकल के आएगा, ये आएगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों स्ट्रेस का एट इंटीरियर रीजन। अब आगे चलते हैं, सेकंड देखेंगे हम एज पर, एट एज रीजन। एट एज पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं सिग्मा ई। ये हो जाएगा दोस्तों 0.572 पी अपॉन एच स्क्वायर 4 log 10 एल अपॉन बी प्लस 0.359। एल जो सेम था, बी वही है आपका। ठीक है, यहां पर ये दो चीजें बदली हैं और पूरा फॉर्मूला आपका सेम है, क्योंकि हमने लोडिंग सेंटर में लगा रखी है, जिसके कारण सेंटर भी बेंड हो रहा है और एज भी बेंड हो रही है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला सेम रहने वाला है, बस ये दोनों चीजें बदलेंगे। फिर चलते हैं दोस्तों एट कॉर्नर। तो कॉर्नर में थोड़ा सा अलग है, ये है दोस्तों 3p। इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा सी। ये हो जाएगा 3p अपॉन एच स्क्वायर 1 माइनस ए अंडर रूट 2 अपॉन एल की पावर 0.6 और पूरा कोस्ट। एक बार चेक कर रहे हैं तो हाँ यही। तो इसमें भी P क्या है? व्हील लोड है। A है दोस्तों यहां पर, A है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया और L क्या है? रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। ठीक है, और P है हमारा वही व्हील लोड। तो ये पूरी बात हो जाती है हमारी स्ट्रेस ड्यू टू व्हील लोड। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, यही सभी चीजें घुमा फिरा के पूछता रहता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में। एक बार वीडियो पॉज करना। तो अब देखेंगे हम स्ट्रेस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, इसमें हमको दो स्ट्रेस पढ़नी है। एक पढ़नी है दोस्तों वार्पिंग स्ट्रेस, एक पढ़नी है हमको फ्रिक्शनल स्ट्रेस। ये कब आती है? ये आती है दोस्तों ड्यू टू डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर डेली वेरी कर रहा है तब आपकी वार्पिंग आएगी, जैसे कि डे में ज्यादा होगा और नाइट में कम होगा। ठीक है, ये आती है दोस्तों ड्यू टू सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर में सीजनल वेरिएशन हो रहा है, जैसे कि समर, मतलब गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू विंटर। विंटर में यही टेम्परेचर आपका कम होता है। देखो टेम्परेचर का ग्रेडियंट बन रहा है तो इसके कारण स्ट्रेस जनरेट होती है। समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो थर्मल स्ट्रेस पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक आपको जानना चाहिए। वैसे तो सोम का चैप्टर है थर्मल स्ट्रेस, बट थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू यहाँ पे भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये यूज होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि थर्मल स्ट्रेस होती क्या है। थर्मल स्ट्रेस देखो ये मेरी स्लैब है, इस टाइप से मैं एक छोटी स्लैब बना के दिखा रहा हूं आपको।
ठीक, इसके नीचे भी होगी, इसके ऊपर भी होगी। ठीक, तो भाई जब इस पर गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, ये एक्सपेंड करना चाहिए, ये ऐसे चलेगी, ऐसे इसका एक्सपेंशन होगा। अगर ठंड पड़ रही है तो श्रिंक होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन क्यों होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं और मॉलिक्यूल को दोस्तों एनर्जी दे रहे हैं। तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एनर्जी पाके ये एक दूसरे से दूर होना चालू कर देते हैं, क्योंकि जब इसमें एनर्जी आएगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगी तो ये भागने लगेंगे, तो एक्सपेंशन होने लगेगा। अब देखो यहां पर ये फ्री है, दोनों एंड पर फ्री है, मतलब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, जितना ये जा सकते हैं उतना चले गए। बट एक बात बताइए, अगर मैंने यहां पर दीवार लगा दी तो क्या ये दीवार इसको एक्सपेंड होने देगी, नहीं, ये एक रेजिस्टिव फोर्स जनरेट करेगी F इन पार्टिकल्स को रोकने के लिए, मतलब इसको रोकने के लिए। हमको रेजिस्टिव फोर्स जहां पे मिल जाती है हम बोल देते हैं वहां पर स्ट्रेस जनरेट हो गई, क्योंकि स्ट्रेस ही हमारी रेजिस्टिव फोर्स से आती है। अब अगर मैं इस दीवार को हटा देता हूं, फ्री एक्सपेंशन होने देता हूं, अलाउ करता हूं फ्री एक्सपेंशन को, तो इस केस में ये फ्री मूव कर रहे हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है, तो स्ट्रेस नहीं आएगी। तो ये पॉइंट आपको लिखना होगा। चलिए लिखते हैं इस पॉइंट को। इन केस ऑफ फ्री एक्सपांशन देयर विल बी नो स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस कब आएगी, स्ट्रेस दोस्तों जब फ्री एक्सपेंशन होगा तब बिल्कुल नहीं आएगी। स्ट्रेस कब आएगी, व्हेन स्ट्रेन इज रजिस्टर्ड, तब आपकी स्ट्रेस विल अकर। स्ट्रेस कब अकर होती है या कब आती है, जब स्ट्रेन या फिर आप बोल सकते हैं इलोंगेशन उसका रजिस्टर कर लिया जाए। आपको पता होगा इलोंगेशन क्या होता है। इलोंगेशन होता है दोस्तों, इलोंगेशन होता है इन केस ऑफ थर्मल स्ट्रेस E अल्फा L अल्फा टी, L अल्फा टी। अब यहां पे L क्या है पता है आपको, लेंथ ऑफ स्लैब, जिस मटेरियल की भी या जिस मेंबर की भी आप बात कर रहे हैं उसकी लेंथ हो जाएगी। अल्फा क्या है, अल्फा है दोस्तों कोफिशिएंट, या फिर ऐसे लिखेंगे थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट, क्योंकि इसको एक्सपेंशन लिखना गलत होगा, बिकॉज ये आपकी एक्सपेंड भी कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, दोनों में आपका ये यूज होने वाला है। तो थर्मल कोफिशिएंट को हम कैसे लिखते हैं, इसका यूनिट होता है, मतलब कैसे लिखते हैं, पर डिग्री सेल्सियस। यहां पे आपका डिस्टेंस का यूनिट होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे सेंटीमीटर लिख देता हूं तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री टेम्परेचर के साथ उसमें जो एक्सपांशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। बात करते हैं टी क्या है, तो है टी है दोस्तों टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या मतलब है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो ये हो जाता है हमारा इलोंगेशन। अब देखो अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो स्ट्रेन आप सभी को पता होता है क्या होती है, स्ट्रेन होती है दोस्तों इलोंगेशन बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन होती है हमारी इलोंगेशन बाय ओरिजिनल लेंथ। अब यहां पे इलोंगेशन की बात चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, दोनों में एप्लीकेबल होता है।
तो यहां पे इलोंगेशन कितना है, एल है। इलोंगेशन कितना है, चलो इसको हमने लिखा है दोस्तों एल, ठीक है, इसको हम लिखते हैं डेल एल, ठीक। तो एल हमने लिख दिया है इलोंगेशन, या इसको ऐसे लिखेंगे, चलो स्ट्रेन हम लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, ये तो इलोंगेशन हो गया हमारा पूरा, ठीक है। तो स्ट्रेन लिखेंगे हम इलोंगेशन अपॉन एल, ठीक है। अब देखो इलोंगेशन कितना है, ये है हमारा एल अल्फा टी, और एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा टी। तो स्ट्रेन की बात की जाए थर्मल के केस में तो अल्फा टी होती है, और स्ट्रेस की बात की जाए दोस्तों थर्मल स्ट्रेस की, तो ये होता है स्ट्रेन इनटू यंग मॉडुलस, तो ये हो जाता है आपका ई अल्फा टी। ध्यान रखना है आपको, ये आपकी थर्मल स्ट्रेस है, ठीक। तो चलिए अपने केस पर चलते हैं, थर्मल स्ट्रेस के केस पर, वार्पिंग, और समझेंगे वार्पिंग कैसे हो। लिखेंगे दोस्तों वार्पिंग स्ट्रेस, देखो भाई वार्पिंग स्ट्रेस है, क्यों आ रही है, ड्यू टू डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां पे मैं एक स्लैब बना रहा हूं, वही हमारी स्लैब होने वाली है, पुरानी सी स्लैब है, ठीक है। ये हमारी स्लैब, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है और इसका एक नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो भाई देखो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो सन के कांटेक्ट में होगा, तो दिन के टाइम पे जब धूप पड़ेगी उस पर तो क्या होगा, वो ज़्यादा गर्म होगा, और नीचे का हिस्सा कम गर्म होगा। अगर मैं बात करता हूँ दो लेयर की, देखो ये मेरा एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो ऊपर वाली लेयर पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, नीचे वाली लेयर पर कम टेम्परेचर होगा। तो ये तो फैलना चाहेगी और ये सिकुड़ना चाहेगी, ये फैलना चाहेगी, ये सिकुड़ना चाहेगी। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि इसमें स्ट्रेन कहाँ रेस्ट्रिक्टेड हुई है, कहाँ इसमें स्ट्रेन रुकी है, ये तो फैल रही है, फ्री फैल रही है, ऊपर से ऐसे जा रही है, ये लो। अब देखते हैं कैसे होती है। तो भाई इसका मतलब क्या है, ऊपर जो टेम्परेचर है T1 और नीचे टेम्परेचर T2, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बनाऊं तो आपको कैसे दिखेगा, आइए देखते हैं। ये मेरी स्लैब है दोस्तों, तो जब ऊपर का हिस्सा फैलेगा, देखो अब मैंने इसको लेयर में बना दिया, अब मैं क्या देख रहा हूं इसका, पहले मैं देख रहा था टॉप व्यू, अब मैं देख रहा हूं उसका फ्रंट व्यू, तो ये दिखेगी आपको थिकनेस, और ये ऊपर वाली लेयर जिसमें आपका टेम्परेचर होगा T1 और नीचे वाली लेयर में आपका टेम्परेचर T2। ये क्या है, इसका एलिवेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये फैलना चाहेगी, तो फैलने चाहेगी तो क्या होगा, इसमें बेंडिंग आएगी इस टाइप से, और ये ऐसे सिकुड़ जाएगी, नीचे से क्या होगा इसमें, ऊपर से, अरे मैंने क्या बना दिया यार, गलत बना दिया, दोबारा देखते हैं। तो क्या होगा, देखो ऊपर वाली में एक्सपांशन होगा, मतलब उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो लेंथ कब कैसे बढ़ेगी, इस टाइप से, और नीचे वाली में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसकी लेंथ डिक्रीज होगी। तो आपको फाइनली कैसा दिखेगा, देखो नीचे वाली लेंथ डिक्रीज हो रही है, ऊपर वाली लेंथ इंक्रीज हो रही है। इसमें T1 ग्रेटर देन T2, इसमें T2 लेस देन T1, ठीक है। तो इसमें श्रिंकेज आएगा, उसमें टेंशन आएगा। अब दोस्तों एक बात बताइए, इस स्लैब का वेट भी तो एक्ट करेगा, इस स्लैब का वेट भी तो एक्ट करेगा, तो वेट कहां से एक्ट करता है, सेंटर से एक्ट करता है, ये लो हमने करवा दिया W, वेट एक्ट कर दिया है W। तो अब देखना, देखो
मैं ब्लैक से ही बना रहा हूं। ब्लैक से ऊपर क्या था, एक्सपांशन था, एक्सपांशन था। तो कैसा फोर्स आ रहा है, मतलब कि टेंसाइल फोर्स आ रहा है, ठीक। बट अभी भी ये क्या हो रहा है दोस्तों, अभी भी ये फ्री एक्सपांड हो रहा है, तो इसमें कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं हुई। इसमें कैसा है, नीचे कॉन्ट्रैक्शन इस टाइप से, बट अभी अब इसमें स्ट्रेस जनरेट नहीं हुई है। बट जैसे ही इसका वेट एक्ट करता है, देखो ये सभी चीजें एक साथ एक्ट करती है, ऐसा मत समझ लेना कि पहले ये चीज होगी फिर वेट एक्ट करेगा। सभी चीजें एक साथ चलती रहती है, बस हम समझाने के लिए अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं। तो यहां से वेट एक्ट करेगा। अब इस वेट के कारण ये इसको नीचे खींचेगा, नीचे को खींचेगा तो क्या होगा, ये फ्लैट होना चालू हो जाएगी, फ्लैट होना चालू हो जाएगी धीरे धीरे। तो मतलब फ्लैट होना चालू होने का क्या मतलब है, इसमें इस टाइप से एक स्ट्रेस जनरेट होना चालू हो जाएगा। तो ऊपर जो ब्लू देख रहे हैं ये स्ट्रेस है, और ये कैसी है दोस्तों, ये है पॉजिटिव मतलब टेंसाइल। और जो आप नीचे देख रहे हैं ये आपकी, ये कैसी है, कंप्रेसिव है, क्योंकि अंदर की साइड जा रही है कंप्रेसिव है। ये कैसी है, बाहर की साइड आ रही है, टेंसाइल। ये कब आता है दोस्तों, जब स्ट्रेस मतलब जब वेट काम करता है तभी आपकी स्ट्रेस आती है, क्योंकि वेट ही क्या करेगा, इसको रोके रखेगा, वेट ही इसको फ्लैट बनाए रखता है, ठीक है। तो मतलब वेट क्या कर रहा है, उसमें स्ट्रेन को रेस्ट्रिक्टेड कर रहा है, उसकी स्ट्रेन या फिर एलोंगेशन को रोक रहा है, ठीक। तो अगर पूछा जाए आपसे ये कब है दोस्तों, ये है डे टाइम। देखो डे टाइम में तो ऐसा होगा, डे टाइम में क्या होगा, ऊपर की सरफेस गर्म होगी और नीचे की सरफेस ठंडी होगी। अगर बात करते हैं विंटर में, तो विंटर में क्या होता है, डे टाइम में पहले लिख लेते हैं। डे टाइम में टॉप पे क्या आएगा, कंप्रेशन, बॉटम पे क्या आएगा, टेंशन। बात करते हैं नाइट। एट नाइट, तो भाई नाइट में इसका उल्टा हो जाना है। नाइट में क्या होगा, नाइट में देखो ये स्लैब है, इस स्लैब का ऊपर वाला ठंडा हो जाएगा, बट जो गर्मी जो मतलब हीट इसमें एंटर की थी दिन के टाइम, अभी तो वो बाहर नहीं निकलेगी, धीरे धीरे निकलती है, ठीक है, रेडिएशन के कारण धीरे धीरे निकलती है, बट एकदम से नहीं निकलती। तो इसका मतलब क्या है, अंदर जो मास का टेम्परेचर है जिसको मैं बोल रहा हूं T2, वो क्या है दोस्तों, ज्यादा है T1 से, जो बाहर के टेम्परेचर से। इसका मतलब क्या है, इसमें एक्सपांशन होगा, इसमें एक्सपांशन होगा तो कुछ इस टाइप से होगा, और ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होगा इस टाइप से, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जो कि इसको सीधा करने की कोशिश करेगा। भाई यहां से थोड़ी सीधा हो जाएगा, किनारे से तो सीधा होगा, सीधा करने की कोशिश करेगा। मैं ब्लैक बना रहा हूं, एक्सपांशन की कंडीशन ये शो कर क्या कर रहा है, एट द टाइम ऑफ एक्सपांशन, ठीक है। बट जब ये सीधा करेगा इसको तो क्या होगा, तो भाई जब सीधा होगा तो ये लेंथ कम होगी, मतलब इसमें कुछ इस टाइप से स्ट्रेस जनरेट होना चालू हो जाए, और इसमें बाहर की। तो यहां पर कैसा आ रहा है, टेंसाइल, और यहां पर कैसा आ रहा है, कंप्रेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट टाइम में जो स्ट्रेस का नेचर होता है ऊपर कैसा होता है, तो ऊपर होता है दोस्तों एट नाइट, टॉप पे होता है टेंसाइल, और बॉटम पे क्या होता है, कंप्रेशन। तो ये तो बात हुई हमारी वार्पिंग स्ट्रेस की। वार्पिंग का मतलब होता है ऐंठना, देखो ऐंठ ही तो रही है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे डायग्राम बना के दिखाई आपको, ठीक। तो भाई वार्पिंग स्ट्रेस में हमने दोनों केस पढ़ लिए हैं, डे टाइम नाइट टाइम में स्ट्रेस का नेचर क्या होगा, बट अभी मैग्नीट्यूड बाकी है। चलो मैग्नीट्यूड देखते हैं।
वीडियो कितना मिनट का हुआ देखना। 40। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वार्पिंग स्ट्रेस। तो वार्पिंग स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड देखने वाले हैं, क्या परिमाण होने वाला है। तो देखो सेम केस हम तीनों में लेंगे भाई, इंटीरियर पोर्शन में कितना होगा, एज पर कितना होगा और कॉर्नर पर कितना होगा। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे इंटीरियर। तो अगर बात की जाए इंटीरियर की तो ये हो जाएगा सिग्मा। देखो हम वार्पिंग की बात कर रहे हैं और वार्पिंग में भी कौन सी, टेंसाइल की, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न क्या है, टेंशन। यहां पे लिखेंगे टेंसाइल, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा टी आई इक्वल टू ई एल्फा टी। स्ट्रेस क्या होती है, ई एल्फा टी बाई 2, और ये हो जाएगा सी एक्स 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 प्लस म्यू सी वाई अपॉन 1 माइनस म्यू का स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा एट इंटीरियर या सेंटर। अब दोस्तों सी एक्स और सी वाई क्या है, सी एक्स एंड सी वाई फैक्टर्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन में देगा, और ये किस पे डिपेंड करते हैं ये आगे चल के बात करेंगे। बात करते हैं एट एज। तो एज पे क्या होता है, सिग्मा टी आई इक्वल टू, सॉरी क्या लिखेंगे, सिग्मा टी ई। तो ये होता है दोस्तों मैक्सिमम ऑफ सी एक्स ई एल्फा टी बाई 2 सी वाई ई एल्फा टी बाई 2। मतलब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा उसी को हम ले लेंगे एट एज। कितनी आपकी वार्पिंग स्ट्रेस होगी, वो भी टेंसाइल नेचर की। फिर देखते हैं एट कॉर्नर। कॉर्नर पर कितनी होगी, तो इसको लिखेंगे सिग्मा टी सी। तो ये होता है दोस्तों आपका, देखो फॉर्मूले हैं याद रखने पड़ेंगे आपको भी। ई एल्फा टी अपॉन 3 1 माइनस म्यू ए अंडर रूट, ठीक है। ये हो जाता है एट सेंटर। अब यहां पे सभी की बातें कर लेते हैं। सी एक्स सी वाई क्या है, तो दोस्तों सी एक्स एंड सी वाई है हमारे फैक्टर, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं दोस्तों एल एक्स अपॉन एल एंड एल वाई अपॉन एल। देखो ये क्या चीज है, देखना ये हमारा पैनल है, ये हमने बोला एक्स डायरेक्शन, ये हमने बोला दोस्तों, ये हमने बोला वाई डायरेक्शन, ये हमने बोला एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे तो लेते हैं। तो इसमें जो लेंथ होगी इसको बोलेंगे एल एक्स, कैपिटल एल एक्स, और इसमें बोलेंगे कैपिटल एल वाई। तो ये तो पता चला आपको एल एक्स एल वाई क्या होती है। एल क्या होता है, एल होता है यहाँ पर रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो इन दोनों पर ये चीजें डिपेंड करती है। क्वेश्चन में आपको ये दोनों फैक्टर देगा। बात करते हैं म्यू। म्यू क्या है दोस्तों, म्यू है पॉइजन रेशो, किसका, कंक्रीट का। और कितना लेते हैं डिजाइन के लिए, 0.15। अब यहां पर ई आपको पता होगा, एल्फा आपको पता होगा, टी आपको पता होगा, ए आपको पता होगा। ए क्या है, ए है यहां पर रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। तो ये सभी चीजें हमने पढ़ ली हैं। वार्पिंग स्ट्रेस के अंडर जितनी भी चीजें आती हैं वो हमने कवर कर ली है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल स्ट्रेस प्लस जॉइंट्स। जितने भी जॉइंट्स हैं
उसको मैं कल आपको कवर करा दूंगा, और फ्रिक्शनल स्ट्रेस को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।